वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, छत्तीसगढ़ बिडियोबाड़ी में बन रहे गुरुद्वारे के संघर्ष की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक पिछली वीडियो में मैंने 21/3/2016 की घटना के बारे में बताया है, जो उस दूसरी महिला के साथ घटी थी। उस घटना में कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी, इसलिए मेरा कोई काम नहीं था। मैं 2 अप्रैल 2016 को दिल्ली से वापस छत्तीसगढ़ आने के लिए निकल गई। मैं भोपाल तक पहुंची थी, तब मुझे वकील का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उस दूसरी महिला को किसी ने जहर दे दिया है और वो दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने कहा कि वो किसी की भाषा समझ नहीं रही है, कोई उसकी बात समझ नहीं रहा है, इसलिए तुम आ जाती तो उसकी मदद हो जाती। मैं दूसरी ट्रेन से वापस दूसरे दिन दिल्ली पहुंची। उसके पास जाकर मैंने फ़्लैट की चाबी ली और अपना सामान रखने गई। उसके लिए कुछ कपड़े लेकर मैं वापस आई। उस दिन फिर मैं उसके साथ ही रही, रात में भी मैं उसके साथ ही रही। दूसरे दिन जब मैं वापस फ़्लैट में आई तो मैंने देखा वहाँ पुलिस ने फ़्लैट को सील कर दिया था और हमारा सारा सामान वहीं जब्त हो गया था। मेरा पैन कार्ड, कुछ ज़रूरी पेपर्स, कुछ ज़रूरी सामान, सब कुछ वहाँ जब्त आज भी है। आज भी हमें पुलिस ने हमारा सामान नहीं लौटाया है और पैन कार्ड की वजह से मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। इसके बाद में 7 अप्रैल 2016 की जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फिर उसके बाद कुछ दिनों तक हम वापस कैसे घर जाएं, हम डर गए थे। इसलिए हम दिल्ली में ही कहीं भी यहाँ इधर उधर भटकते रहे। कुछ दिनों बाद किसी भी तरीके से घर जाना है, ये सोचकर मैं घर आ गई, वो भी घर आ गई। यहाँ आने के बाद में मैंने अपनी हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन की और लेकिन ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मुझे हर कहीं से अपमान सहना पड़ा। लोग मुझसे छुपकर मेरे बारे में बातें करने लगे। मुझे देखकर कुछ दूसरे ही तरीके से व्यवहार करने लगे। मैं नाइट ड्यूटी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। मैंने अपने अधिकारी को चिट्ठी लिखकर कहा कि मुझे नाइट ड्यूटी ना दें, पर उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने जिलाधिकारी से कहा, उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी। हॉस्पिटल में अलग से पूरे स्टाफ की मीटिंग रखकर उस मीटिंग में मुझे अपमानित किया जाने लगा। मैंने मंत्रालय में भी चिट्ठी लिखी, पर वहाँ से भी मुझे कोई राहत नहीं मिली। बल्कि इसके बजाय मेरा ट्रांसफ़र तमनार से दूर कर दिया गया ताकि मैं अपने पति और अपनी माँ के साथ भी ना रह सकूं। इसके बाद मैंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज की। हाई कोर्ट ने मेरा केस संभागीय कमिश्नर को ट्रांसफ़र कर दिया था और कमिश्नर साहब ने मेरे घर के पास ही एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुझे पोस्टिंग दी। लेकिन इसके बाद मेरा सब कुछ, मुझे लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए था। 5 जून 2016 को मुझे छत्तीसगढ़ के घरघोड़ा कोर्ट से, लोअर कोर्ट से एक समन मिला जिसमें D.K. भार्गव ने मुझ पर केस कर दिया था और मेरे खिलाफ़ गैर ज़मानती वारंट जारी हो गया था। मुझ पर धाराएं लगी थी 420, 463, 465, 468, 469, 471, 472, 181/211, 211 भारतीय दंड संहिता लगाई गई थी। मेरी ओर से कोई भी वकील खड़े होने को तैयार नहीं था।
तब मैं फिर से घर छोड़कर यहाँ वहाँ भटकने के लिए मजबूर हो गई थी। कोई भी रिश्तेदार मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहता था। मैं कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी फुटपाथ पर, जहाँ मुझे बन जाए वहाँ भटकने लगी। सभी से मेरा संपर्क पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। मैं चर्च में फादर और सिस्टर्स से मिलने गई, बिशप से मिली, क्योंकि तब हम ईसाई थे। और फिर वहाँ उन्होंने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरा साथ देंगे इस बात का मुझे विश्वास भी दिलाया, और कुछ दिनों तक उन्होंने मेरा साथ दिया भी। वो मेरे साथ एसपी ऑफिस गए, मेरी एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। 2 बार मेरे साथ चर्च के लोग गए, और फिर 1 जून 2013 की जो घटना मेरे साथ घटी थी, उस पर बिशप हाउस में पुलिस ने मेरा बयान भी दर्ज किया, लेकिन उस पर कार्यवाही कुछ भी नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मैं अक्सर वहाँ पर बिशप हाउस में फादरों से, वहाँ के लोगों से मिलने जाने लगी, क्योंकि एकमात्र मुझे वही अपना लगने लगा था। कुछ दिनों बाद बिशप स्वामी ने मुझसे कहा कि कांग्रेस वाले हमें आपका साथ देने से मना कर रहे हैं, इसलिए हम भी आपका साथ नहीं दे सकेंगे। वो दिन गुड फ्राइडे का दिन था। उस दिन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जिस चर्च से मैं बिलोंग करती थी, उस चर्च के लोग भी, काफ़ी लोग आए थे बिशप स्वामी के पास में, और उन्होंने भी यही कहा कि वो लोग मेरा साथ नहीं दे सकते, क्योंकि वो जिंदल कंपनी में ही काम करते हैं, जिससे उनकी रोज़ी रोटी चलती है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो अपना परिवार नहीं चला सकेंगे। मैंने बिशप स्वामी से कहा, कोई बात नहीं स्वामी जी, मैं समझ सकती हूँ इन सब बातों को, उनकी मजबूरी है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे दिन मुझे पता चला कि वही लोग जो बिशप से मिलने गए थे, उनको जिंदल ने खुद अपनी गाड़ी दी थी। 2 गाड़ियाँ उन्हें मिली थी, और वो लोग उसी दिन कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, और वहाँ उन्होंने मेरे खिलाफ़ में बयान दिए। इसके बाद और डीके भार्गव और जिंदल के पक्ष में उन्होंने ये बयान दिए थे, जिसके बाद मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैंने ईसाई धर्म छोड़ दिया। मुझे 1-2 बार चर्च के लोग मेरे घर पर मिलने भी आए। उन्होंने कहा कि जो हो गया हो गया, जो लोगों ने तुम्हारे साथ किया है वो लोगों ने किया है, इस पर जीसस से, चर्च से तुम्हारी नाराज़गी क्यों? चर्च तो जाना चाहिए। उन सबको मैंने एक ही जवाब दिया कि जो भगवान सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सका, अपने लोगों को बता नहीं सका, वो मेरा भगवान कैसे हो सकता है? और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ़ बयान दी चंद रुपयों के लिए, थोड़ी सी लालच के लिए, वो समाज मेरा कैसे हो सकता है? मैंने चर्च जाने से और ईसाईयत पूरी तरीके से बंद कर दिया, छोड़ दिया था। 21/2/2016 को मेरे वारंट पर, जो डीके भार्गव ने मुझ पर लोअर कोर्ट में लगाया था, इसके लिए मैंने हाई कोर्ट में अपना केस दर्ज किया था, अपनी अपील लगाई थी, और हाई कोर्ट ने मुझे 2/11/2016 को स्टे दिया, मेरे वारंट पर स्टे दिया। जिसके बाद 5 नवंबर 2016 को मैंने फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। 4 दिन मैंने अपनी ड्यूटी की। उसके बाद 10 नवंबर 2016 को मुझे रायगढ़ चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से एक लेटर मिला, जिसमें कहा गया था कि मैं जिला कार्यालय से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए परमिशन लेकर आऊँ, उसके बाद ही मुझे ड्यूटी में मेरी अटेंडेंस मानी जाएगी। मैं सीएमओ साहब से मिलने कई बार गई। मैं बाहर उनके ऑफिस के बाहर चेयर पर बैठी रहती थी,
पर मेरा बुलावा नहीं होता था। सारा सारा दिन मैं बैठी रही। चपरासी ने बोला, सर आपको बुला नहीं रहे हैं, साहब आपको नहीं बुला रहे हैं। सीएमओ साहब मेरे सामने से निकलकर चले जाते थे। मैं उन्हें आवाज़ देती रहती थी, पर वो मेरी बात नहीं, मेरी आवाज़ भी नहीं सुनते थे। मैं आवक जावक विभाग में जाकर मैंने अपनी एप्लीकेशन देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि साहब ने मेरे लेटर लेने से मना किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि कहना कि जब तक साहब मार्क नहीं करते हैं तब तक कोई भी मेरा लेटर ना ले। इसके बाद मैं हताश हो गई, लेकिन मैंने अपने लेटर सारे सीएमओ साहब को पोस्ट के द्वारा भेजे। तब भी उन्होंने मेरे कागज़ों पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसी बीच अक्सर पुलिस मेरे घर पर आने लगी। जब मैं वैसे घर पर बहुत कम रहती थी, क्योंकि मेरे खिलाफ़ बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे थे। मैं सुरक्षित नहीं थी। मुझे घर पर रखने के लिए मेरी माँ और मेरे पति भी डरते थे। इसके बाद जब भी पुलिस को पता चलता था, पुलिस मेरे खिलाफ़ में समन लेकर मेरे पास आती थी। मैं उनके साथ जाने को भी तैयार थी, लेकिन वो कहते थे कि मैडम आप कहीं चले जाइए, हम कह देंगे कि आप घर पर नहीं हैं। मुझे कुछ समय तक लगता रहा कि ये लोग मेरे पक्ष में हैं, ये मुझे बचाना चाहते हैं, मेरे साथ हैं। जब भी वो ऐसा बोलते थे मैं घर छोड़कर निकल जाती थी। लेकिन बाद में मुझे पुलिस विभाग के ही एक नेक बंदे से ये पता चला कि ये सब मुझे ये बताना चाहते हैं कि मैं हमेशा बाहर रहती हूँ, घर पर मैं कभी नहीं रहती हूँ, और मैं नक्सली मूवमेंट में शामिल हो गई हूँ। और एक दिन मुझे नक्सली घोषित करके बताकर मेरे साथ कुछ भी किया जा सकता था, मुझे अंदर कर देंगे, ये उन्होंने बताया था। जिसके बाद मेरी परेशानी और बढ़ गई कि अब मैं क्या करूं। उस समय 2017 में मम्मी भी गुजर गई और मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई। सन 2018 में विधानसभा इलेक्शन आए। मैंने फैसला लिया कि मैं इलेक्शन में भाग लूँगी, ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं कहीं भागी नहीं हूँ, मैं लोगों के बीच में हूँ। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरा नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था, ये बता करके कि मैं सर्विस में हूँ और मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकी। 13 फरवरी 2019 को लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव भी 2019 में पास आ गए थे, और 13 फरवरी 2019 को ठीक इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के खिलाफ़ में एक फ़ैसला दिया था, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के खिलाफ़ में था, और लोगों के जल जंगल ज़मीन से उनके अधिकारों को ख़त्म करने का ये फ़ैसला था। 28 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मैंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में ही, और उसके बाद इस फैसले पर स्टे भी लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद मेरा हौसला थोड़ा बढ़ गया। मुझे लगा कि अब लोग मुझे समझेंगे। दिल्ली से लौटने के बाद मैंने फिर लोकसभा इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा। ये इलेक्शन मैंने लोगों के सामने ये सच्चाई को, इस केस में अंदर क्या है वो सारी सच्चाई उनके सामने लाने के लिए मैंने बहुत ज़ोर से कोशिश की, लोगों को समझाया। इस समय भी रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं इसके खिलाफ़ में हाई कोर्ट गई, और हाई कोर्ट से मैं तुरंत 2 दिन के अंदर में मैंने ऑर्डर लेकर आई
कि मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। जब हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया तो कलेक्टर साहब जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आज अभी इसी वक्त यहीं रिटर्निंग ऑफिस में आपको अपनी सर्विस से रिज़ाइन देनी होगी। उन्होंने मेरी सर्विस तो छीन ली थी, क्योंकि उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग ही नहीं ली थी, फिर मैं सर्विस में कैसे थी। लेकिन फिर भी वो मुझे सर्विस में बता रहे थे। मैंने ठीक है कहा, मैं रिज़ाइन दूंगी। उसी समय सीएमओ साहब को, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को और दोनों ऑफिस के बाबू को रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में बुलाया गया और मेरा रेजिग्नेशन लेटर लिया गया। रेजिग्नेशन लेटर लिखते समय कलेक्टर साहब ने मेरे सामने फिर एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि ये रेजिग्नेशन लेटर आपको बैक डेट पर देना होगा, 2016 28 जुलाई की डेट पर। मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे आदिवासियों के हक़ की एक लंबी और बड़ी लड़ाई लड़नी थी। उस वक्त उन्होंने जो कहा मुझसे, वो मैं मानती गई और करती चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 1 महीने का अपना वेतनमान भी देना होगा, कटाना होगा। मैं उसके लिए भी तैयार हो गई। फिर ये चुनाव मैंने लड़ा। तब से मैंने हमेशा आदिवासियों के हित में और कई लड़ाइयाँ लड़ी, और कई लड़ाइयों में मैंने जीत भी हासिल की। कुछ दिनों बाद इस लड़ाई को लड़ने के लिए लगातार बराबर नवीन जिंदल को मेरी ज़मीन सौंपने के लिए, मेरे साथ जी चाहे जो उसने जो प्रताड़नाएं की हैं, हर चीज़ की उसे आज़ादी मिली और मेरे हर फंडामेंटल राइट को मुझसे छीना गया। एक देश में एक नागरिक को जीने के लिए जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मेरी जीविका का साधन, मेरी नौकरी, मेरी ज़मीन, बिजली भी मुझे सरकार नहीं देती है, आज भी नहीं देती है। इस तरीके से मुझे हर तरीके से प्रताड़ित किया गया, लोगों के सामने अपमानित। कई तरीके के एनजीओज़ और सामाजिक संगठन उस समय इस क्षेत्र में उठाए गए। वो हर एक सामाजिक संगठन यहाँ के ज़मीनी लड़ाई लड़ने के लिए, आदिवासियों के हक़ की लड़ाई के लिए उतारे गए। लेकिन उन सब में एक ही प्रचार करा गया कि वो इस बात का ख्याल रखें कि मुझसे कोई भी ना मिले, और मैं किसी से भी मिलूं तो कोई मेरे साथ खड़ा ना हो। इसी वजह से आज इस क्षेत्र में जहाँ भी मैं जाती हूँ, लोग मुझे यूज़ करना ज़रूर चाहते हैं। वो चाहते हैं, बुलाते हैं लोग मुझे कि आप आइए हमारे साथ बैठिए। लेकिन जो संगठन वाले हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बीच में उतरे हुए हैं, उन्होंने मेरे बारे में जो गलत प्रचार किया हुआ है, अगर मैं उनके बीच जाऊँ तो वो उनका साथ नहीं देंगे, इसलिए लोग मुझसे कट जाते हैं। और वो उनका साथ नहीं देंगे क्योंकि वो जिंदल के साथ हैं, पर ये बात लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। वो इन कंपनियों के साथ हैं। लगातार उनके काम करने के बाद भी इस क्षेत्र में जंगल को काटा जा रहा है, जंगलों में आग लगाई जा रही है, लोगों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, लोगों पर गलत तरीके से केस दर्ज किए जा रहे हैं, लोग उसमें प्रताड़ित हैं। लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। आज मैं जरनैल कौर खालसा हूँ। मैं अपने आप को गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली समझती हूँ, मानती हूँ। मैं हूँ और मैं 1.25 लाख हूँ। मैं अपने आप को अकेला नहीं समझती, क्योंकि मैं जीत चुकी हूँ। मैं हर मुश्किल को जीत चुकी हूँ और हर तरीके के प्रताड़नाओं में पक चुकी हूँ। उसके बाद मैं जरनैल कौर खालसा बनी हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।